हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। एनर्जी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करता है, पावर से रिलेटेड ये स्टॉक है। आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और उसके अलावा इसके चार्ट को डिटेल से एनालाइज करेंगे ताकि आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिल सके कि आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते कि नहीं कर सकते इस टाइम के ऊपर। अच्छा, जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर रखी है उनके लिए क्या है, वो इस स्टॉक को होल्ड करके रखे, सेल कर दे, या फिर उनको और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेनी चाहिए। तो इन सब के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या आपको नई एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये सुज़लोन का चार्ट है। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो इस सुज़लोन का जो सपोर्ट बन रहा है वो कुछ इस जगह के ऊपर सपोर्ट बन रहा है। यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस ऊपर गई, इस प्राइस रेंज के पास जाकर वापस यहाँ पे नीचे आई। नीचे आकर के फिर प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई और यहाँ पे जाके इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर जिस जगह से यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आई थी, वहीं पे प्राइस वहीं से प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ आई और थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद में इसने अपना एक नया हाई लगाया 50.40 के ऊपर और उसके बाद में प्राइस कंसोलिडेट करके जिस जगह पे उसने पिछली बार रेजिस्टेंस बनाया था उस जगह पे इसने नया सपोर्ट बनाया। उसके बाद में प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे अब फिर से नया सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि 44 या 44 के आसपास ही अपना नया सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं स्टॉक के अंदर अलग अलग इंडिकेटर अप्लाई करके दे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अप्लाई किया है मैंने। वॉल्यूम जो है यहाँ पे इस जगह पे बढ़ा हुआ आया था, इस जगह पे वॉल्यूम बढ़ा था तो उस टाइम पे प्राइस भी बढ़ी थी और उसके बाद में नीचे आई थी, तो ये अच्छा साइन है। उसके बाद में इस जगह पे आप देखिए ज़्यादा कोई वॉल्यूम बढ़ा हुआ भी नहीं है, भले ही मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अपन एक तरीके से मान सकते हैं कि जो प्राइस जो नीचे आ रही है वो शायद कुछ करेक्शन हो। बाकी अगर प्राइस सच में नीचे आ रही होती या फिर सच में बड़ा कोई सेलर सेल कर रहा होता तो बहुत ही बड़ी मात्रा में वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत सही वॉल्यूम बढ़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और इंडिकेटर अप्लाई किया है बुलिंगर बैंड का। बुलिंगर बैंड के अंदर आपको 3 लाइनें नजर आ रही होगी। ऊपर वाली जो लाइन होती है वो हमें रेजिस्टेंस को बताती है और नीचे जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है वो सपोर्ट को बताती है। और जो लाइनें जो होती है इन दोनों लाइनों के बीच के अंदर ही जो प्राइस होती है वो हमेशा मूव करती है और प्राइस हमेशा जिस भी लाइन के पास होती है वो हमेशा बीच वाली लाइन के पास में आने की पूरी कोशिश करती है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो प्राइस चल रही है वो मिड के अंदर ही चल रही थी। सबसे पहले प्राइस ऊपर गई, ऊपर वाली लाइन के पास गई, फिर नीचे आई, फिर अब इस टाइम के ऊपर बीच के अंदर ही चल रही है। तो ये बुलिंगर जो बैंड है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता है कि मार्केट में प्राइस अब कहाँ मूव करने वाली है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 9 वाला अप्लाई कर रखा है। 9 जो है प्राइस के आसपास ही चल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं चल रहा है इसके बाद में मैं एक और 21 मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेता हूँ। तो 21 मूविंग एवरेज जो है प्राइस के नीचे की तरफ चल रहा है, यानी प्राइस इसे ऊपर चल रही है, लेकिन आज क्या हुआ है कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ आने की कोशिश की है। एक और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 44, उसको मैंने अप्लाई किया है। तो जो इसकी प्राइस है स्टॉक की सुज़लोन की वो 44 मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो अब तक अपन ने कम से कम 4 से 5 इंडिकेटर अप्लाई किए और सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं देखना है, अपन एक बार इसके फंडामेंटल और एनालाइज कर लेते हैं कि फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में अपन इस स्टॉक के अंदर आगे की रणनीति बनाएंगे। इस स्टॉक की अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो 45.80 के ऊपर ये चल रहा है स्टॉक। इस स्टॉक का मार्केट कैप 60,840 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही लार्ज कैप की ये कंपनी है। इसके बाद में इस कंपनी के अगर आप फेस वैल्यू को देखेंगे तो वो 2 के ऊपर चल रही है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको बता रखा है 0 से 2 के बीच में फेस वैल्यू होती है, तो वो एक नॉर्मल फेस वैल्यू है। इसके बाद में अगर मैं स्टॉक की बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो यहाँ पे 1 के ऊपर चल रही है बुक वैल्यू पर शेयर। यहाँ पे अगर आप इसके सेक्टर के पी की बात करें तो वो 60 के ऊपर चल रहा है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद में इस स्टॉक का पी की बात करूँ तो 89 के ऊपर चल रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। और वहीं पे इसके पी बी रेशियो की बात करूँ तो वो चल रहा है 44 के ऊपर, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि पी रेशियो और पी बी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे अपन एक नोट करते चलेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, नेगेटिव जो पॉइंट है पी रेशियो और पी बी रेशियो नेगेटिव है। उसके बाद में जो इसका मार्केट कैप है, मार्केट कैप पॉजिटिव है। इसके अलावा जो इसके चार्ट पैटर्न जो अप्लाई अपन ने किए थे चार्ट के ऊपर वो पॉजिटिव चल रहे हैं।
इस स्टॉक का मैंने आपको बता रखा है कि इसकी जो करंट प्राइस चल रही है 44.7580 के ऊपर चल रही है। अब अपन इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लेते हैं वो क्या बता रहे हैं। 46 के ऊपर फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बता रहा है, तो ये अभी तक अचीव नहीं हुआ है। सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस बता रहा है 47 के ऊपर बता रहा है। थर्ड जो रेजिस्टेंस बता रहा है 47.82 के ऊपर बता रहा है, यानी कि 46 से 48 के बीच के अंदर ही ये सारे रेजिस्टेंस चल रहे हैं। और वहीं पे सपोर्ट की बात करो तो फर्स्ट वाला सपोर्ट 45 चल रहा है, और वो जो सपोर्ट आपको लगा के चलना है फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि 46 की प्राइस के ऊपर अगर आप बाई करते हैं तो 45 का रेजिस्टेंस लगा के चलिए। सपोर्ट 2 की बात करें तो वो है 44.88, और ये वाला जो सपोर्ट है वो आप लगा के चलिए फर्स्ट सेकंड वाले रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि 47.88 के ऊपर। अगर थर्ड वाले सपोर्ट की बात करूँ तो वो है दोस्तों 44.07, और ये वाला जो सपोर्ट है आप लगा के चलिए 47.82 वाले रेजिस्टेंस के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है और सपोर्ट कहाँ पे लगा के चलना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्राइस पे उनके ऊपर आपको बाय करना है, यानी कौन से रेजिस्टेंस पे आपको बाय करना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने आपको बाय करने का जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो भी बता दिया है। फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए, सेकंड वाला रेजिस्टेंस मीडियम टर्म के लिए, और जो थर्ड वाला जो रेजिस्टेंस है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए। अगर यहाँ पे अपन इसके वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम आप देखिए 10 करोड़ का वॉल्यूम 1 मंथ पहले ट्रेड हो रहा था, और आज के दिन इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। येस्टरडे को इसके अंदर 2 करोड़ का वॉल्यूम ही ट्रेड हुआ था। तो ये इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एक तरीके से पॉजिटिव चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव पॉइंट के अंदर वॉल्यूम को भी लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम भी पॉजिटिव चल रहा है। लास्ट में इन पॉइंट को मैं नोट कर रहा हूँ, इन पॉइंट में से जो सबसे ज़्यादा आएगा उसी पॉइंट को अपन मान के अपन एंट्री करें या नहीं करें उसका डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी एक न्यूज़ आई कि म्यूचुअल फंड रेज्ड स्टेक्ड इन 70% निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स इन Q3 डिस्पेक्ट कैलकुलेशन, यानी कि म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने 70% स्टेक जो है निफ्टी स्मॉल कैप के जो स्टॉक है मिड कैप के जो स्टॉक है उनके अंदर Q3 के रिजल्ट आया है, उसके बाद में उन्होंने ये अपनी पोजीशन बनाई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100% मनी कंट्रोल के जो यूजर है वो इसको बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। अब यहाँ पे अपन इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं कि रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। अपन ईयरली बेस के ऊपर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो 2022 के अंदर 6581 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया था, और वहीं पे 2023 के अंदर 5970 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर कमी आई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये एनुअल बेस के ऊपर आई है। अपन क्वार्टर बेस के ऊपर देखें तो क्वार्टर बेस के ऊपर जो रेवेन्यू है वो बढ़ा हुआ आया है, यानी कि 1421 करोड़ का सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और 1580 करोड़ का जो रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में जनरेट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के जो इन्वेस्टर है उनके लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव बात है। तो दो जनों के लिए पॉजिटिव बात आ रही, तो इस पॉइंट को भी अपन पॉजिटिव के अंदर ही इंक्लूड करेंगे और अपने पॉजिटिव पॉइंट में इसको लिखेंगे। अब नेट प्रॉफिट और देख लेते हैं वो कैसा क्या रहा है। तो नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टर बेस के ऊपर आप देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ है, 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में हुआ था, और वहीं पे 203 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है वो दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर एनुअल बेस के ऊपर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो एनुअल बेस के ऊपर भी इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है। 2887 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में जनरेट किया, और वहीं पे पिछले साल तो इसका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव के अंदर था। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो इस बात को मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट और इसका जो रेवेन्यू है दोनों जो है पॉजिटिव सेगमेंट के अंदर ही आए हैं। तो ये एक और पॉजिटिव बात होगी। चलिए अपन इसकी एक और इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन इसकी जो टोटल सेल्स हुई है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो सेल्स और नेट प्रॉफिट है वो मैं क्वार्टर बेस के ऊपर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़नी चाहिए, तो ऐसा हो भी रहा है। क्वार्टर और क्वार्टर इसकी सेल्स बढ़ रही थी, लेकिन इस जगह पे आकर के इसकी सेल्स कम हो गई, लेकिन फिर से बड़ी सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में तो इसकी सेल्स 1560 करोड़ हो गई। तो ये पिछले क्वार्टर से बढ़ी हुई है, तो सेल्स की भी पॉजिटिव बात है। नेट प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया कि वो भी बढ़ा हुआ ही आया, यानी कि नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। तो सेल्स को भी अपन एक पॉजिटिव पॉइंट मान के इसको अंदर सेल्स को भी अपन पॉजिटिव पॉइंट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रमोटर वगैरह की होल्डिंग कितनी, एफआईआई कितने, डीआईआई कितने। तो 50% से ऊपर अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो ये अच्छी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक की होल्डिंग 62% की है। तो पब्लिक अगर ज़्यादा है किसी स्टॉक के अंदर, प्रमोटर कम है, तो वो एक बुरी बात है। लेकिन कुछ और है, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 13% की प्रमोटर की होल्डिंग, तो ये एक नेगेटिव बात है। उसके बाद में एफआईआई की होल्डिंग 17% है, और डीआईआई की जो होल्डिंग है 6% है। अगर अपन इन सबको मिला भी देना
तो भी जो पब्लिक की होल्डिंग है उससे कम ही है, तो ये एक नेगेटिव बात है। इस कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल को देख लीजिए। अब अपन इस कंपनी के जो टेक्निकल है उनको और समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप टेक्निकल देखेंगे, जो मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर है दोनों न्यूट्रल साइन दे रहे हैं, यानी कि नहीं तो बाई करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं और नहीं सेल का। तो मैंने ये आपको बता भी दिया था चार्ट के ऊपर जब वीडियो स्टार्ट किया था तब। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है, ये हमें बुलिश साइन दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अगर मूविंग एवरेज को अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर अप्लाई करें, यानी कि 5, 10, 20, 50, 100 और 200, तो इनमें से 3 मूविंग एवरेज तो बेरिश साइन दे रहे हैं और वहीं पे 3 बुलिश साइन दे रहे हैं, तो ये एक ड्रॉ हो गया है। यानी कि नहीं तो मूविंग एवरेज नहीं तो पॉजिटिव साइन दे रहा है, नहीं नेगेटिव साइन दे रहा है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ और इंडिकेटर उनको अपन अप्लाई कर लेते हैं कि RSI जो है वो न्यूट्रल बता रहा है, MACD जो है बुलिश बता रहा है, स्टोकोस्टैटिक बेरिश बता रहा है, ROC जो बता रहा है बुलिश बता रहा है, CCI न्यूट्रल बता रहा है। इसी तरीके से विल्मनसन और MFI जो है बेरिश बता रहे हैं, और उसके बाद में ATR और ADX जो है वीक ट्रेंड के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ROC है, MACD है और RSI है, तीनों हमें बुलिश साइन देते हुए नजर आ रहा है। RSI 49 के ऊपर चल रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर 30 से ऊपर होता है तो जो अपन स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। तो 3 हमें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं और यहाँ पे 3 ही नेगेटिव साइन दे रहे हैं, तो इसको हम एक तरीके से नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे वीक ट्रेंड के बारे में जो है ADX बता रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये भी एक पॉइंट अपन मान सकते हैं। अगर स्टॉक को आप सोच रहे हैं कि अच्छा ट्रेंड आने वाला है या फिर कोई ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड कोई भी नहीं चल रहा है, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, वीक ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट साइडवेज के अंदर रहेगा, ये ADX ये बताना चाहता है। इंडिकेटर के बेस के ऊपर तो अपन कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में अपन यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर आप देखेंगे तो ये तीनों यहाँ पे बुलिश साइन दे रहे हैं, तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो इसको भी मैं चार्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला जो ग्राफ है, वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 6 मंथ के ऊपर इस हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाले ग्राफ को ऐड कर रखा है। जिस जगह मैंने वेरी बुलिश और वेरी बेरिश दोनों इंडिकेटर अप्लाई करके, अगर चार्ट के ऊपर रेड कलर की एरो बनता है और नीचे की तरफ बनता है तो वो हमें बेरिश साइन देता है, और ब्लू कलर का एरो अगर ऊपर की तरफ बना हुआ नजर आता है तो वो हमें बुलिश साइन दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारे जो पैटर्न है वो हमें बुलिश साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बात मान सकते हैं कि हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला जो ग्राफ है वो हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो अब अपन देख लेते हैं दोस्तों कि कितने पॉइंट हमें पॉजिटिव मिले और कितने नेगेटिव मिले। तो यहाँ पे मैंने जितने पॉइंट अप्लाई किए थे, सबसे पहले मार्केट कैप इसका पॉजिटिव आया है, चार्ट पैटर्न पे हमें पॉजिटिव साइन मिले, उसके बाद में वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ये पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हमें पॉजिटिव बताइए, सेल्स जो आया है वो पॉजिटिव आया है, मूविंग एवरेज और हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला जो है वो पॉजिटिव आया है। वहीं पे अगर PB रेशो और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो वो नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव के अंदर मात्र 3 पॉइंट आए हैं, और वहीं पे जो पॉजिटिव है उसके अंदर 8 पॉइंट पॉजिटिव आए। अगर इसमें से अपन 3 निकाल भी ले तो 5 पॉइंट जो है पॉजिटिव आए। तो इसका मतलब हमें इस स्टॉक के अंदर बुलिशनेस आने वाली है स्टॉक के अंदर। तो मैं अगर इसके अंदर राय दूँ तो आप इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। इसी करंट प्राइस के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया उसके ऊपर भी आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।